नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे वैगनर ग्रुप के रुख से उपजी परिस्थितियों की और रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, इजराइल से मित्रता का हाथ बढ़ाते चीन की और ताइवान के खिलाफ बढ़ती चीनी आक्रामकता की। साथ ही बात करेंगे भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की और भारत अमेरिका के बीच हुए रक्षा करारों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, वैगनर ग्रुप ने चूंकि पूरी दुनिया में ही एक तरह से तहलका मचा रखा है, तो सबसे पहला प्रश्न आज इसी पर लेते हैं। वैगनर ग्रुप की बगावत को आप कैसे देखते हैं? ऐसे और कौन से सशस्त्र समूह हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में समय समय पर विद्रोह किया? वैगनर ने जो किया उससे रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि वैगनर ग्रुप ने बेलारूस में अपना बेस बनाया है, जिसको देखते हुए बाल्टिक देशों की चिंता भी बढ़ गई है। यह भी खबर है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति की आलोचना की है। एक नई खबर यह आई है कि रूसी सेना के जनरल ही वैगनर से मिले हुए थे। सर, चल क्या रहा है ये? नीरज जी, वैगनर ग्रुप जैसे हम सब जानते हैं कि एक तरह से कि मर्सनरी ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी भी ये बोला जा रहा है जी। और देखें तो ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी हजारों साल पहले से चला आ रहा है। क्योंकि इस लड़ाई में काफ़ी सामने आ गया वैगनर ग्रुप जी, जिसका इस्तेमाल रूस ने किया और उस हिसाब से उनको एक्चुअली फ़ायदा भी मिला जी, कि वो आगे करके उसको लड़ाता रहा। और ये नहीं है, वैगनर ग्रुप आपने देखा होगा, बड़ा क्लियर है कि वैगनर ग्रुप काफ़ी पुराना है। वैगनर जो इसके प्रिगोजिन हैं जी, ये पुतिन के साथ ही रहते रहे हैं जी, और शुरुआत हुई कि जब पुतिन कोई फंक्शन करते थे या लोगों को बुलाते थे तो केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रिगोजिन को देते थे और सालों ये चलता रहा। जी। उसके बाद धीरे धीरे प्रिगोजिन और इसके जो बाकी ऑफिसर्स थे उनके कांटेक्ट में आया और वहाँ से इसने शुरू किया ये अपनी प्राइवेट आर्मी, जिसमें कि मैक्सिमम तो उसने रशियंस को ही लिया जी। और एक मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसके मुताबिक ये था कि तकरीबन US की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बोला, आई थिंक न्यूज़ लाइन एक उनका है जिसने कुछ उनके हिसाब से 5000 का उन्होंने सर्वे किया था। तो उन्होंने कहा कि 25% बाहर वाले भी थे जी। यूक्रेन वाले भी काफ़ी हैं, यूक्रेनी काफ़ी हैं, कुछ और भी हैं, सीरिया और बाकी जगहों से उसने लिया था, बट मैक्सिमम रशियंस थे, रशिया के। और इसमें आपने वार में पढ़ा कि इन्होंने प्रिजनर्स को भी लिया जी, जो रिटायर्ड हैं उनको लिया जी, और अच्छी खासी इनको मिल रही थी पे भी। तकरीबन कहा जा रहा था कि $2000 तक, तो समझिए हमारे हिसाब से तो 1.5-2 लाख रुपए महीना के हिसाब से उनको मिल रहा था, तो काफ़ी कुछ उनको मिल रहा था और ये मर्सनरीज होते ही इसीलिए हैं। थोड़ा हम पीछे जाए हिस्ट्री में, आप देखिए तो मर्सनरीज पहले, काफ़ी पहले भी जितने जमींदार थे, बाकी लोग थे, एक अपनी सुरक्षा के लिए या अपने जो उनका ये कहिए जान माल स्टेट जो भी था उसकी सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट गार्ड से आर्मी रखते थे जी। और अगर आपको याद है, दूर क्यों जाए, हमारे अगर देश में देखें तो हर एक छोटे मोटे जमींदार से लेके हर की अपनी एक छोटी सेना होती थी। जी, जी। जो आपस में अगर किसी से लड़ाई होती थी तो वो उनसे सेना की मांग करते थे, जाते थे उनके पास और टर्म्स पर अग्री होते थे, चाहे वो पैसे का हो, चाहे जमीन का हो, जिस पर हो जी। तो ये चीज़ें आप महाभारत देखिए, वहाँ आफ्टर ऑल कृष्ण के पास सेना के लिए तो गए थे कौरव पांडव दोनों। जी। मैं नहीं कहूँ कि मर्सनरी जो था, बट कहने का मतलब कि ये चीज़ें उस समय ऐसा ट्रेड ऑफ था कि आप जाके उनसे मांग सकते थे कि भाई हम देख रहे हैं लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये चीज़ें होती थी उस समय। और उसके बाद हमारा नहीं है, तो हमने अपनी एग्जाम्पल एक ली दिखाने के लिए कि हाँ इस तरह की थी, बाकी छोटे मोटे हैं। आप इंग्लैंड या पश्चिमी देशों में जाइए, उस समय जितनी नोबिलिटी थी उस समय इन लोगों की, जो नोबल्स होते थे या जो ड्यूक्स होते थे, वो भी एक प्राइवेट आर्मी हायर करके रखते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए।
और बड़ा कॉमन था, इटली से लेके हर जगह। जी। इटली वगैरह में अगर आप देखें तो वहाँ तो जो ड्रग लॉर्ड्स थे वो अपने प्राइवेट आर्मी बना के रखते थे जी। हर एक चीज़ के लिए। और उस समय ये भी था कि चूंकि इनको पैसे कम मिलते थे तो ये जितने ये प्राइवेट आर्मी इनकी थी, ये सब जो है लूट खसोट, रेप, मर्डर, हर चीज़ में वो करते थे। इनको कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, तो ऐसे चलते थे। और अगर कुछ नाम लें तो देखिए बड़े फेमस, वैगनर तो इसमें आया है। एक ब्लैक वाटर ग्रुप, ब्लैक वाटर सिक्योरिटी अमेरिका की बहुत फेमस है जी। जिसका नाम बदलता गया। पहले ब्लैक वाटर 1996 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। जी। और एक वो था कोई जेरेमी, वो था रिटायर्ड कहते हैं CIA का। फिर उन्होंने कहा कि एक एरिक प्रिंस करके था जी। जिसने कि ये शुरू किया था ब्लैक वाटर। जी। उसके बाद ब्लैक वाटर सिक्योरिटी कंपनी, फिर वो नाम बदलते हुए अभी एकेडमी नाम आया फाइनली, और एक और उन्होंने चेंज किया। जी। वो ब्लैक वाटर, ये समझिए कि ब्लैक वाटर सिक्योरिटी कंपनी इतनी स्ट्रांग थी कि इसने जो एरिक का नाम ले रहे हैं हम, उसने 1998 में तकरीबन 6000 एकड़ ज़मीन ली थी जी। जिसमें 3,500-4 हज़ार एकड़ पे उसने पूरी ट्रेनिंग एकेडमी अपनी बनाई। जी। वहाँ पर स्मॉल आर्म्स और बड़े जो चीज़ हथियार यूज़ करने हैं, जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए, और उसने वहाँ अपने आर्मी ट्रेन की। और ये उसका चलता रहा था। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि जैसे ब्लैक वाटर अभी भी बहुत स्ट्रांग है, उसका नाम जो मैंने कहा था आपसे बदल गया, नाम एकेडमी था। उसके बाद एकेडमी के बाद भी शायद कुछ चेंज किया होगा उन्होंने, और उसने ब्रांचेज बना लिए। और इतना पावरफुल हो गया था, इतनी ज़्यादा कि वो जो है CIA तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलियंस का, और पेंटागन से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे सिक्योरिटी के। जी। मिलियंस डॉलर्स के मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्ड थी। और कहाँ यहाँ तक जा रहा था कि कई फॉर्मर US के जो डिफेंस सेक्रेटरीज थे, सेक्रेटरी डिफेंस या जनरल्स, उनके कॉन्टैक्ट उसके साथ थे। और इतना बड़ा था। और इराक में मैक्सिमम जो है कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया। दूसरी चीज़ जो है, जितने ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आपको देखिए, खास करके अमेरिका में, हमारे यहाँ तो फिर भी होता है कि हमारे यहाँ अपनी एजेंसीज हैं, आर्मी की हैं, जो सप्लाई और मेंटेनेंस देखती हैं। बाहर से हम किसी को नहीं लगाते। कॉन्ट्रैक्टर्स भी एक पॉइंट तक दे जाते हैं, उसके बाद आर्मी अपना खुद संभालती है पूरा फ्रंट तक ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है ये सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, सारा मेंटेनेंस वो खुद करते हैं, प्राइवेट आउटसोर्स किया जाता है। वॉर टाइम में भी वहाँ जा कर के वो खुद डिलीवर करते हैं, खुद ही सारी कुछ करते हैं। और वो भी जो है ये प्राइवेट आर्मीज को ही लगाते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और ब्लैक वाटर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था इराक वॉर में, और उसमें भी हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स थे। इवन अफगानिस्तान में कहा जा रहा था कि तकरीबन 1 लाख प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे US और नाटो की तरफ से जी। और उसमें ये भी था, ब्लैक वाटर भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। ब्लैक वाटर में अगर आप देखें, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, और तो उसकी सिक्योरिटी और भी उसने तो अब तो बहुत बड़ा बना लिया है। और जैसे मैंने कहा कि वैगनर का तो नाम आ गया यहाँ पर, और वैगनर तो टोटली रूसी, एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड था। ब्लैक वाटर जो सिक्योरिटी कंपनी है तो प्राइवेट, टोटली प्राइवेट थी। और अभी एकेडमी जैसे मैं कह रहा था वो नाम है। इसके अलावा अगर आप देखिए कुछ, अगर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी प्राइवेट है, गवर्नमेंट आर्मी नहीं है। फिर आप एक बसाज मिलिशिया करके था ईरान में, वो भी प्राइवेट ही उसमें है। और रिसेंट में आइए तो चीन जो है इस्तेमाल करता है मैरीटाइम मिलिशिया। ये उसने अपना वो बना रखा है कि जितनी फिशिंग बोट्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में फिशिंग बोट्स, आप जाइए साउथ चाइना सी और उसने इर्द गिर्द में डाल रखे हैं। और ये मैक्सिमम काम जो ये करते हैं फिशिंग बोट्स, ये एक तरह से स्पाई एजेंसीज हैं, वो रेकी और जो बाकी उनसे टास्क मिलते रहते हैं वो करते हैं। तो इस तरह अगर देखें आप, पुराने में और जाइए, मैसेडोनिया देखिए, फिलीपींस देखिए, हर जगह पर कहीं ना कहीं ये प्राइवेट आर्मीज जरूरी थी। महादी आर्मी बनी हुई थी। अगर आप उसमें जाइए, अगर एग्जांपल दें आपको, तो 15th सेंचुरी में
खास करके इटली, स्विस, इसमें जो है कई जो रिटायर्ड इनके सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने सर्विसेज, यंग रिटायर होते हैं, उन्होंने जो है इसमें दिया अपने सर्विसेज इन्हीं के लिए, जो ड्यूक्स और जिसकी हम बात करते प्राइवेट आर्मीज़ की। तो ये जो चीज़ पहले से चली आ रही है, लेकिन एज ए फॉर्मल वॉर में इस तरह लड़ाई के लिए इस्तेमाल, ये यहाँ जो है सामने दिखाई पड़ा है। और ये वैगनर ग्रुप जैसा मैंने कहा रशिया का फंडेड है। पुतिन अब तो खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमने ही फंड किया था। और अफ्रीका वगैरह में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है माइंस पर। कई कंट्रीज में अफ्रीका में इन्होंने सिक्योरिटी देख रहे हैं माइंस की, उसके बदले में गोल्ड वहाँ से लेते हैं। और भी ड्रग लॉर्ड्स और बाकियों की इन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा अपनी होल्ड बना रखी है कि वहाँ पर इनके पास काफ़ी पावरफुल हैं। सीरिया में वैगनर ग्रुप ने बहुत कुछ किया था, वहाँ भी इनके लड़ाके थे, वहाँ से भी इन्होंने एनरोल किया था, लिया हुआ था। और अगर आप जाइए, एक बुक है, एक एरिक सिंगर की बुक है, PW सिंगर इनकी बुक है, जिन्होंने लिखा है कॉरपोरेट वॉर्स प्राइवेट आर्मीज़ के बारे में। तो उन्हें बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और हुआ ये है कि आप मैक्सिमम कंट्रीज देखिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को ले लीजिए, आर्मी मेंटेन करना आपको पता है कि काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, उनके पास है नहीं। तो मैक्सिमम जगहों पर तो ये हायर करते हैं प्राइवेट आर्मीज़ को, जहाँ जरूरत पड़ती है वैगनर जैसे लोग आते हैं। आप सूडान में देखिए, सूडान में जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, जो आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो चल रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने पैरामिलिट्री फोर्सेज को जो है अपने वो दे रहा है, सहायता दे रहा है जी। तो मतलब ये इतने दूर तक फैले हुए हैं और इतनी ज़्यादा इनका रीच है। अभी इनफैक्ट ये 1965 में एक एक्स SAS वेटरन्स थे, उन्होंने वॉच गार्ड इंटरनेशनल बनाया था, जो कि अफ्रीका, ज़ाम्बिया, सियरा लियोन, गल्फ सब जगह ऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ तक कि काफ़ी पहले, अगर आपको याद है, मोहम्मद गद्दाफ़ी को ख़त्म करने के लिए लोगों ने यूज़ किया था इन मिलिशियाज़ को। तो इनको जो है काफ़ी इस्तेमाल होते रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये कोई एस्टिमेट्स देखिए तो कह रहे हैं कि तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये आज की तारीख में ये हैं प्राइवेट आर्मीज़ और मिलिशिया जो कि काम कर रहे हैं। और आज से 20 साल पहले मैं देख रहा था कि इनकी तकरीबन $100 बिलियन का एक जगह दिया हुआ था, ये कारोबार था। अब तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ गया होगा। तो ये हालत है इनके उसमें। और जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, खासकर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो वॉर जोन में कॉन्ट्रैक्टर्स जाने लगे, तो उनको जरूरत पड़ी। फौज तो उनको सिक्योरिटी देगी नहीं, फौज तो अपने काम में, लड़ाई में लगी है। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें ये आउटसोर्स होने लगी और तब से ये काफ़ी आगे आने लगे। तो वही चीज़ है जो कि वैगनर ग्रुप का था। और आपने देखा कि कितना ज़्यादा वैगनर ग्रुप का है। और ऐसा नहीं है कि ये वैगनर ग्रुप लैंड पर है, एयर और सी में भी हैं। आप देख रहे हैं सी पायरेट्स तो हैं, एक तरह से आप कहिए तो उनको आप चाहे एक प्राइवेट मिलिशिया यूज़ कीजिए या सी पायरेसी में, और अभी भी चल रहे हैं। इतना एडवांस होने के बाद हम उस पर लगाम नहीं लगा पाए हैं जी। कई दिन में खबर आ जाती है कि उन्होंने किसी शिप को कहीं रोक लिया, कहीं उसको कब्जा कर लिया। एरियल है ही है, और एरियल में भी आप हैं इनके पास। खाली एक कमी, अब मतलब अभी तक गनीमत है कि न्यूक्लियर पर हाथ नहीं गया, कहीं वो प्राइवेटाइजेशन में चला गया तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एंड होपफुली दुनिया में इसके ऊपर एक को बना हुआ है कि ये चीज़ इसमें नहीं जाएगी जी। तो इतना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, स्पेशल ऑप्स, और चूँकि यंग आर्मी चाहिए तो बाकी लोग जो जाते हैं उनको ये लोग ले करके और अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, बाकी कंट्रीज जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कुछ उनको देना नहीं है, बट ये काम उनसे लेते हैं। तो ऐसे करके जो है ये वैगनर ग्रुप भी उसी हिसाब से आया है। और अगर आप देखें तो वैगनर ग्रुप 2014 में ही बना था, जब रशिया ने अपना क्रीमिया पर अटैक किया था। उस समय वैगनर ग्रुप काफ़ी एक्टिव था। कहा तो ये जाता है कि इन्हीं का एक ऑफिसर पहले जो है, जैसे हमने बताया कि वैगनर इनके साथी था, और जो दूसरे
इनका ही सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर था, वो मिल करके इन्होंने किया था। बाद में वैगनर आता गया। प्रिगोजिन का ही एक्चुअली, प्रिगोजिन नहीं ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया। और जो मैं दूसरा कह रहा था, वेटरन इनका दिमित्री उत्किन नाम था, जिसने कि इसको शुरुआत की। और इन्होंने मैंने बताया सीरिया, लीबिया, अफ्रीकन रिपब्लिक में, माली में, सब जगह इन्होंने जो है काम करते रहे। और एज लेट एज सितंबर 2022 तक इनका वहाँ पर, और अभी भी चल रहा है अफ्रीका में, तो अभी भी इनका चल ही रहा है, माइंस वगैरह से लेकर के बाकी सब चीज़ों में। तो इस हिसाब से आप देखिए तो यही नहीं, जापान ने भी उनके पास रखे हुए थे ऐसे मर्सनरीज। तो ये काफ़ी उससे चलते रहे हैं। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि वैगनर जैसे हैं ये, या प्रिगोजिन, ये फार राइट वाले हैं, एक्सट्रीमिस्ट जी। तो फार राइट वालों को मतलब उनको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, चाहे कत्लेआम करना हो चाहे कैसे हो, एम अपना जो है अचीव होना चाहिए जी, वो था। और ये सारी चीज़ें इनके पास मिलती रही हैं, जो गवर्नमेंट है वो देती रही है। और कहा यह जा रहा है कि रशियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर तकरीबन 2017 की मैं देख रहा था कहीं रिपोर्ट कि करीब $3 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आ रहा था इनके ऊपर। काफ़ी होता है अगर आप देखें रशियन के उसके हिसाब से। तो ये जो है, और अभी जो चीज़ आई आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी कुछ दिया इनको, मतलब बखमुत ले लीजिए। हालांकि बखमुत में कहा गया कि इन्होंने पूरी अच्छी तरह कब्जा नहीं दिया, और पुतिन बड़े खुश नहीं थे। बखमुत की लड़ाई इतनी लंबी चली कि जहाँ पर थोड़ा उनको लग रहा था कि काम ठीक नहीं हो रहा है। और उससे पहले जो है ये लोग जो, लेकिन ये वैगनर का, ये जो वैगनर ग्रुप है या इसके जो लड़ाके हैं, उनका फ़ायदा एक और था, चूँकि यूक्रेनियंस भी इसमें थे, यूक्रेनियन, तो वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन लेकर के काम कर सकता था जी। दोनों तरफ का इंफॉर्मेशन ले सकता था और इनको दे सकता था। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी इनका इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर किसने काम किया और कब्जा दिलाया। बीच में जो है जैसे सोल्दर वगैरह में था, सोलेदर में माइंस वगैरह थी। बीच में देखिए 2 न्यूज़ आई थी, अगर पिछले साल आपको याद हो, कि जब ये सोलेदर वगैरह बाकी चीज़ें, जहाँ की ये कोल माइंस और ये बखमुत में भी सॉल्ट, 90% सॉल्ट तो वहीं से जाता है, माइंस वहाँ पर हैं, कोल माइंस हैं, बाकी जगह मिनरल्स और हैं। वो जो चीज़ें इसको पता था, तो वहाँ पहले से उसने वो कर रहा था कि मतलब जो न्यूज़ अगेन उसमें पब्लिक में तो नहीं है, जो अंडरग्राउंड जो भी चीज़ें थी, कि पहले इसने बोला था कि भाई हमको, जब अगर यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं तो वो अपने लिए कुछ एरिया चाहता था जहाँ पर कि उनको ये कंट्रोल करे और एक अपना एक कहिए कि किंगडम बना के रहे। वो भी चीज़ आ जाती है, आई थी जी। दूसरी चीज़ जो रिपोर्ट में आ रही है कि हो सकता है कि अमेरिका और नाटो ही इसको प्रॉपर किए हों जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि $6 बिलियन, कोई कहता $8 बिलियन का वो हुआ था, डील हुई थी, जिसमें कि ये रिवोल्ट करेगा ऐसे। दूसरी जो चीज़ कही जा रही है कि ये तो इसने पुतिन को से मिल करके एक किया है जी, कि ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो नाटो और यूएस में जी, और उसका फ़ायदा जो है पुतिन उठाए। क्योंकि जो 2-3 चीज़ें अगर आप देखें कि जो हुई मेन, एक तो 3 महीने पहले से अगर आप देखें, बखमुत की लड़ाई से ही वैगनर ने कहना शुरू कर दिया था कि रूस की मिलिट्री इसका साथ नहीं दे रही है जी, एम्यूनिशन नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रही हैं। तो वो चीज़ आनी शुरू हो गई थी जी। और उसके बाद ये भी बीच में था कि इसने एक आध बार ये भी बोला कि आर्मी ठीक नहीं कर रही है, अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो ये कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। काफ़ी इसने क्रिटिसाइज किया था जी। लेकिन उस समय अगर आपको याद हो, क्रिटिसिज्म के बावजूद भी ये लड़ता रहा, बखमुत में सब चलता रहा, तो कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं हुआ। और सडनली ये रोस्टोव से चलता है, कायदे में रोस्टोव से मॉस्को का तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का वो है,
इतना आगे बढ़ जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है कि इसके 25,000 लड़ाके चले जा रहे हैं। जी। तो अब थोड़ा सा ये बात, क्योंकि सभी के लिए हैरत वाली बात है कि बिल्कुल। वो रशियन सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पहली चीज। दूसरी बात ये देखिए कि इसके पास तकरीबन जब शुरुआत तो इसकी 96 में 1996-98 में 5,000 लड़ाकों से हुई थी जो इसने रखे थे। इस वॉर के टाइम 50,000 थे इसके पास, अभी कहा जा रहा है कि 25,000 हैं। मतलब इसकी भी कैजुअलिटीज काफ़ी हुई हैं जी। और कैजुअलिटीज अगर हुई हैं तो नेचुरली हर एक को फर्क पड़ता है। हालांकि आज की कल की न्यूज़ में देख रहा था, बीबीसी की न्यूज़ है कि ये अभी भी रिक्रूट कर रहा है, जाकर के वहाँ रुका नहीं है। तो फ़र्क तो ज़रूर है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा, ये चीज़ें आई हैं। और एक दिन में सारा डील ख़त्म हो जाना कि ये 200 किलोमीटर पहले हॉल्ट कर जाता है, वापस बुला लेता है कि हम खून खराबा ब्लडशेड नहीं चाहते हैं, और लुकाशेंको से जो है बातचीत होती है और ये बेलारूस चला जाता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा अभी इतना क्लियर नहीं है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए ये ज़रूर हो गया था कि पुतिन का पावर लगा कि उसको चैलेंज हो रहा है। जी। और अभी जैसे आपने बताया, एक दो जनरल्स का भी नाम आया है। एक तो इनके मेन जनरल हैं जो कि जिसको बीच में इन्होंने जो सीरिया में इनको बहुत बड़ा नाम दिया जाता था, उनको हिटलर ऑफ सीरिया क्या क्या बोला गया, और उनको पुतिन खुद ही ले आए थे डिप्टी चीफ कमांडर बना करके यहाँ पर यूक्रेन ऑपरेशंस के लिए। उनका नाम आ रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी चीज़ सामने नहीं आई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कई जनरल्स का अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं कई जनरल्स। बीच में भी न्यूज़ थी कि जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं सरगेई, उनको हटाया जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलती रही है। जी। जी। तो ये वैगनर का एक एक धक्का जरूर लगा हर एक चीज़ का कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मॉस्को में अलर्ट हो गया, कई जगह पर बताया जाने लगा कि पुतिन कमज़ोर हो गए, लेकिन अभी देख करके लग नहीं रहा कि पुतिन की किसी तरह से कमजोरी हुई है। जी। दूसरा एक जो कहा जा रहा है पुतिन में या कुछ वेस्टर्न मीडिया में कि पुतिन ने ये कराया ये देखने के लिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि इनके विरोध में हैं। जी। ये भी पता करने के लिए। दूसरी चीज़, इसको प्रिगोजिन को अगर उसने इतना बड़ा अगर अपराध जो कहते हैं किया है पुतिन को, तो पुतिन तो छोड़ने वाले हैं नहीं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जो उनके अगेंस्ट बोला। आपको याद है 2006 में इनका खुद का एक स्पाई था जो यूके में चला गया था और जिसने इनके अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला था। उसको होटल में वो एक न्यूक्लियर इंजेक्शन लगा करके रेडियो एक्टिव वो करके और मार डाला गया। जी। तो इस मामले में पुतिन तो छोड़ने वाले हैं नहीं, और इतनी आसानी से प्रिगोजिन को छोड़ देना। लेकिन ये चीज़ की शुरुआत हुई थी, देखिए 10 जून को। जी। 10 जून को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कम्युनिके जारी किया जिसमें था कि जितनी प्राइवेट मिलिशियाँ हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज हैं, जिसमें वैगनर भी आ रहा था, सारे डिफेंस मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करेंगे और अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री आ जाएंगे। जो कहा जा रहा है कि वो प्रिगोजिन नहीं चाहता था और काफ़ी लड़ाके नहीं चाहते थे, क्योंकि ये फिर वो कानून के उनके अंडर में आ जाते। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि 10 को ये हुआ और 17 को इसने जो है ये चीज़ शुरू की। तो एक चीज़ है ये जो कि चीज़ें थोड़ी सी उसमें आती हैं, लेकिन एक ये भी और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक चांस मिला है। चाहते थे पुतिन की अपने पूरी मिलिट्री को और अपने जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओवरऑल करें। तो ये चीज़ें अभी मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद आएंगी, लेकिन वेरी फैक्ट कि इन्होंने उसको छोड़ दिया, इतनी आसानी से वहाँ काम करने दिया, और ये भी बोला कि जो अफ्रीका में और जहाँ भी ये काम कर रहा है अपना, वो वैगनर को चलता रहेगा। न्यूज़ ये भी आई कि इसको जो डेप्टी है उसको ला करके वो वैगनर का चीफ बनाना चाहते थे, क्योंकि फंडिंग वो हर एक चीज़ तो इनके साथ ही है, अभी भी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अभी भी डार्क क्लाउड हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि डाउट तो ज़रूर पड़ गया, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन जिस तरह पुतिन निकले हैं, मुझे लगता है कि वो इससे पूरा उभर गए हैं
जी। और शायद अपने आप को और ये मजबूत बना लेंगे इसमें। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से तो युद्ध पर नहीं है। युद्ध पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हम युद्ध की जब बात करते हैं को इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा था आपको कि वैगनर ग्रुप का अभी भी बहुत स्ट्रांग होल्ड है अफ्रीका में, सीरिया में, जहाँ पर इसके लड़ाके अभी भी हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं वहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में वगैरह में। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि ये बंद होगा कोई किसी उसमें रुकेगा, लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बिंग तो ज़रूर ये चीज़ें रुक गई हैं। अभी वैगनर ग्रुप रूस के लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये भी थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो तभी होगा कि अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई आप थ्रू हमारे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर मीन्स फिर वो रशियन जनरल के अंडर में इनको लड़ना पड़ेगा। अभी तक ये अपने आप अपनी कार्रवाई कर रहे थे जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा कि अभी भी रिक्रूटमेंट बीबीसी के हिसाब से ये है कि अभी भी रिक्रूटमेंट हो रहा है और काफ़ी कुछ जनरल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे यही वो देती हैं कि हो सकता है कि प्रिगजिन को जरूर डाउन किया गया हो थोड़ा सा। पिछले जो हम भी देख रहे थे 6-7 महीने से कि बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसके अंडर में वैगनर ग्रुप, हो सकता है कि वैगनर ग्रुप को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके किसी और लीडर के अंडर लगा करके और इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ इसके साथ हो सकती है जी। जहाँ तक दूसरा इसमें है कि यूक्रेन और इसका जो वॉर क्राइम्स के मामले में है, देखिए वॉर क्राइम्स तो जमाने से होती रही हैं जी। हम कितना वो करें, जिनेवा कन्वेंशन कोई कन्वेंशन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भी क्या हुआ जब हम कारगिल वॉर में जी, कि यूक्रेन कोई कन्वेंशन इन्होंने फॉलो नहीं किया, जो टॉर्चर दिया गया हमारे यहाँ। लेकिन वो जो संयुक्त राष्ट्र की अभी जो रिपोर्ट आई है सर, उसमें कहा गया है कि रूस ने आम लोगों को टॉर्चर किया, जान से मारा, और यूक्रेन के बारे में कहा गया कि उसने भी हिरासत में दोनों को दिया है। आप देखिए दो हैं इसमें, एक एमनेस्टी की भी रिपोर्ट भी है, इसकी यूएन की रिपोर्ट भी है, एक और एजेंसी की है। एमनेस्टी और तो चलिए ठीक है, प्रो वेस्ट बोलेंगे, लेकिन ये बड़ा क्लियर दिया गया है कि इन्होंने जो रूस के जो हैं सैनिक, इन्होंने जब खार्किव और वहाँ से वापस आ रहे थे खरसान से, तो इन्होंने सरेआम कत्ल, रेप, मर्डर सब करके उसके बाद वापस आए हैं। बूचा का आपने देखा था, बूचा नरसंहार का रिपोर्ट सामने थी, लोगों ने जाके देखा भी वहाँ पर बोला गया इन्होंने कि नहीं ये तो मर्सनरी जो बाकियों का था। कुछ जगह इनको भी ब्लेम कर रहे थे वैगनर ग्रुप वालों को, कुछ जगह इन्होंने बोला कि आपस में वहाँ ये लड़ाई हुई। तो ये चीज़ तो है, हुई है, और ऐसे बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा था आपसे कि देखिए सिविल पॉपुलेशन की क्या हालत हुई वहाँ, अभी तक पता नहीं है। 4 करोड़ की पॉपुलेशन यूक्रेन की, यूएन कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर रिफ्यूजी, वहाँ यूक्रेन कहता है कि लाखों तो उनको जो कैप्चर करके ले गए, डिपोर्ट कर दिया, रूस में रशा ले गया। बच्चों को और बाकियों को, औरतों का कुछ पता नहीं है, बूढ़े लोगों का पता नहीं है। जितने ये कैप्चर्ड एरियाज हैं और बाकी हैं, प्योर रशियन को छोड़ के बाकी किसी का पता ही नहीं है जी। जहाँ जहाँ ये शेलिंग हो रही है, मिसाइल जा रही हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। तो ये तो बहुत कुछ हुआ है। रूस का भी जो यूक्रेन ने भी बड़ा क्लियर है कि वहाँ न्यूज़ आई है, इनफैक्ट एक आध जगह तो वीडियोस आई थी कि ये जो है कैसे सामने मार रहे थे जो यूक्रेनियन रशियन सैनिक जो घायल पड़े हुए थे, उनको कोई बोल रहा है वहाँ से कि ये तो अभी भी सांस ले रहा है जी, एंड गोलियाँ मार रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि वॉर क्राइम्स हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और चूँकि ऐसी एजेंसी से आ रहे हैं, ये तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ये शर्मनाक चीज़ है। और ख़ास करके इस वजह से कि ये लड़ाई इतनी लंबी चल रही है, जिसमें कि इतने ज़्यादा ट्रुप्स कैप्चर होते रहेंगे, मतलब ज़्यादा कम जो भी हो, बट होते रहेगा ये, और ये कब तक चलेगा ये भी पता नहीं जी। हालांकि इस बीच में एक्सचेंज होते रहे हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, लेकिन फिर और से और ये कहानियाँ आई हैं जी।
ये तो सामने, और जो चीज़ें एमनेस्टी ने दी या यूएन ने दिया है तो विद एग्जाम्पल्स दिया इन्होंने कोई ऐसे नहीं बोला कि हो सकता है या हुआ हो जी। ये तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ है। इस पर रोक जो है जरूर लगनी चाहिए हर हालत में जी। और इनफैक्ट आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने तो, क्रिमिनल कोर्ट ने तो पुतिन को ही एक वॉर क्रिमिनल वो कर रखा है और वारंट जारी कर रखा है इसीलिए जी इनके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं पुतिन से नहीं होगा, जब तक नीचे तक ये लोग देख करके नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब इतनी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पता नहीं है कहाँ हैं जी। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं ऐसे जिनका पता नहीं, यूक्रेन कह रहा है कि मतलब ना यूक्रेन अकाउंट फार कर रहा है ना रूस कर पा रहा है जो उसके कैप्चर्ड इलाके हैं वहाँ आपस में। तो ये लोग गए कहाँ, आफ्टर ऑल डिपोर्टेड हैं, एब्डक्टेड हैं, कहाँ पर हैं, क्या है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज के बाद पता लगा कि कितना उनको टॉर्चर किया गया है, सब किया गया। तो ये चीज़ जो है ये तो हुई है और ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जिस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है जी। थोड़ा सा चीन की तरफ चलें सर, तो चीन ने इजराइल के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है, इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही भारत अमेरिका रिश्तों पर चीन ने कहा है कि देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय शांति को कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या जो भारत अमेरिका के बीच अभी देखा हमने कि किस तरीके से संबंध बेहतर हुए, उससे चीन को मिर्ची लगी है? बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों प्रश्न हैं। पहले हम इस पर देखते हैं इजराइल की जो इन्होंने इनवाइट किया नेतन्याहू को जी। देखिए तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने उनको इनवाइट किया था जी। और वो 1 महीने पहले ही खबर, रादर 1 महीने पहले खबर तो नेतन्याहू ने दे दी थी इजराइल ने अमेरिका को जी। कि भाई हमें इन्वाइट किया जा रहा है। मतलब ब्लिंकन के जाने से पहले, चाइना जाने से पहले ये सारी चीज़ें हो गई थी जी। और उनको इनवाइट किया गया था जी। अब इनवाइट क्यों किया गया है? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जी। एक तो इकोनॉमिक है, ट्रेड है जी। और दूसरा चीन अपने आप को वर्ल्ड मैप में, दुनिया में वर्ल्ड लीडर दिखाना चाहता है जी। जैसे कि उसने आपने खुद ही देखा कि अरब कंट्रीज में कैसे उसने दोनों में, खासकर यूएई में और ईरान में दोस्ती कराई जी। सीरिया को भी बीच में ले आया वहाँ पर जी। वहाँ पर यहाँ तक उन्होंने बोला, इसके जब बीच में फ़लस्तीन के राष्ट्रपति भी गए थे चीन में जी। और वहाँ पर चीन ने बोला था कि हम पूरी मदद करना चाहेंगे इजराइल से जी। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। तो एक वो भी चीज़ ली है इसमें जी। कि इजराइल को भी बुला करके, चूँकि सबसे उसने बात की तो इजराइल से भी ये चीज़ करें। तो दूसरी चीज़ आप देखिए कि चाइना से जो ट्रेड है, जो इनका 2021 में है इजराइल का ट्रेड, वो करीब 13 बिलियन का था। 13 बिलियन चाइना टू इजराइल और इजराइल टू चाइना 5 बिलियन 2021 का। तो नेचुरली काफ़ी होता है। और आप आज की डेट में चीन को ज़रूरत है, वो एक भी जिसे कहते हैं ना, वो क्लाइंट खोना नहीं चाहता जी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें, छोटी कंट्री से भी इतना ज़्यादा ट्रेड अगर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इजराइल के साथ अच्छा रिश्ता हो गया, और ऑलरेडी इनका रिश्ता इनके साथ है इजिप्ट, देखिए इजराइल इजिप्ट का अच्छा रिश्ता है काफ़ी सालों से जी। इन्होंने आपस में अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए हैं। तो 2 ही 4 कंट्रीज रह जाती हैं जहाँ पर कि ये अनरेस्ट है, वहाँ पर आपस में इनकी बनती नहीं है जी। और अगर फ़लस्तीन इजराइल का मामला, मैं तो पूरा तो नहीं हो सकता, कुछ हद तक भी हो गया तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा अगर चीन ने ये कराया जी। लेकिन इजराइल और रूस, अमेरिका के हमें पता है कि रिश्ते कैसे हैं। और नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली ये बोला 3 दिन पहले जब इन्होंने मीडिया में न्यूज़ आई कि हमारे जो रिश्ते अमेरिका के साथ हैं वो तो कभी बदल नहीं सकते जी। वो वहाँ रहेंगे। अब वो किस चीज़ पर फिर चीन के साथ जो है ऐसे रिश्ते हो रहे हैं, जबकि एक चीज़ और नोट करना है, नेतन्याहू को आए हुए काफ़ी समय हो गया, दोबारा जब ये बने हैं प्रधानमंत्री, अभी तक अमेरिका नहीं गए हो जी। लेकिन
चीन का इन्विटेशन इनके पास आ गया है। जी। तो ये जो चीज़ है, और ये जो है ऐसा नहीं कि पहली विजिट है, टोटल जी। देखा जाए पहले भी नेतन्याहू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये चौथी विजिट होगी नेतन्याहू की चीन की। जी। तो ऐसा नहीं कि पहले जा रहे हैं, जानते नहीं हैं, बातचीत नहीं है, तो ये जा चुके हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है, तो इनको पता है कि कैसे चीन को हैंडल करना है जी। और अमेरिका के साथ भी कैसे बना के रखना है। अगर देखा जाए तो बीच में, अगर आपको याद है, इजराइल और अमेरिका के बीच में थोड़ी खटास हुई थी रिश्तों में। जी। उसमें खास करके जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जो जी। इतना चल रहा था, जिसमें बिदेन ने भी बीच में कमेंट किया था। जी। उन्होंने कुछ एक आध जगह बोला था ये कि ये ठीक नहीं है, और उसका जवाब हालांकि नेतन्याहू ने बहुत ही सौम्य उससे दिया था। उन्होंने बोला था कि दो दोस्तों के बीच में ऐसी बातें हो सकती हैं, एक दूसरे को एक आध चीज़ें नहीं पसंद कर सकते हैं, ये भी चीज़ आई थी। तो उन्होंने इसको मतलब एक तरह से अंडर प्ले किया था। जी। तो ये भी चीज़ आई थी बीच में चलती रहती है। बट मुझे जो लग रहा है अभी ये दो चीज़ें मेन है। एक तो ट्रेड, जो कि दोनों की ज़रूरत है, दोनों को उससे फ़र्क पड़ेगा, और दूसरी जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, दोनों लगभग एडवांस्ड हैं काफ़ी इस मामले में। और जो मुझे एक और चीज़ लग रही है कि जो हो सकता है, जी। चीन इजराइल को नेतन्याहू को इस्तेमाल करे, क्योंकि नेतन्याहू के संबंध तो अमेरिका से ही हैं। जी। और इजराइल का, मैं कहूँगा ज्यूज़ का जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें है अमेरिका में, तो हो सकता है उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करके, और वो चाहें कि जो अमेरिका और चीन के बीच की जो ये डिस्ट्रेस है, जो दूरियां हैं जितनी हैं, उसको शायद उसको भी थोड़ा ये कोशिश करें कम कराने की। ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो तीन चार चीज़ जो लगती है मुझे कि ये इसमें हो सकता है, और ख़ास करके जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक वाला है मामला, और वही चीज़ है जिससे कि सबसे ज़्यादा डर है चीन को। जी। कि वो देख रहा है, जो अभी जो आपने पूछा कि भारत और अमेरिका की जो ये दोस्ती बढ़ती हुई है, और भारत अमेरिका की जो बढ़ती दोस्ती, देखिए मेन जो बेस है वो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी है। क्योंकि सारी दोस्ती में अगर आप चलते भी जाएं तो कहीं इतना ज़्यादा अमेरिका ने या ब्लिंकन ने या बिडेन ने या इनके जो अपने सेक्रेटरी डिफेंस आए थे, उन्होंने चीन बॉर्डर की बात इतनी नहीं की ज़्यादा, जितना कि इन्होंने इंडो पैसिफिक का ही स्ट्रेस ज़्यादा है। तो एक एक चीज़ है जिसको कि शायद मुझे लग रहा है कि चीन डर भी गया। मैं डरना तो नहीं कहूँगा उसमें, लेकिन चीन की बौखलाहट जरूर है जी। कि भाई अगर उसको जैसे ड्यूअल फ्रंट अगर खुल जाए, उधर से ताइवान या इंडो पैसिफिक में उसको देखना पड़े, इधर इंडिया वाला बॉर्डर देखना पड़े, तो थोड़ा क्या उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। तो ये चीज़ उसको दूसरी चीज़, खाली उधर यूएस इंडो पैसिफिक में जापान भी अब अपना पूरा देख रहा है। जापान ने ऑलरेडी यूएस के साथ कर लिए कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बनाने के लिए जापान ने ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट वो कर लिए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट और रेकी एयरक्राफ्ट वहाँ पर इलाके में रेकी करने के लिए। जापान ने, आपने देखा 2 महीने पहले एक्सरसाइजेज की वहाँ, एयर एक्सरसाइजेज, जहाँ की 5 कंट्रीज़ इकट्ठे हुए थे। जी। तो ये सारी चीज़ें देख करके चीन को भी उसको भी उसके ऊपर असर तो पड़ा ही है और परेशान ज़रूर है। तो वो ज़रूर चाहेगा कि इन सब चीज़ों से अगर उसको ये हल मिले। बौखलाहट है, परेशानी भी है जी। और उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा उसने कि भारत जो है रूस के साथ भी अपना बना के रखेगा जी दोस्ती, और अमेरिका के साथ भी जी। क्योंकि रूस ने कभी नहीं बोला अभी तक इंडो पैसिफिक में उसकी भारत की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसने वो बाकियों का नाम लिया जरूर, बट उसने कभी भी इंडिया का नाम नहीं लिया है जी। रूस ने इंडो पैसिफिक के मामले में। तो वो भी देख रहा है चीन। रूस भी देखिए बहुत क्लियर है
उसने जरूर बोला है कि हमारी जो है चाइना के साथ संबंध एटर्निटी के हैं, लेकिन उसको डर भी है चाइना से जी कि कल को चाइना क्या करेगा, कितना आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। जी इसलिए रूस इंडिया को चाहता है कि इंडिया भी स्ट्रांग रहेगा, तभी जो है चाइना को पर कोई रोक लग सकती है, अदरवाइज कोई है ही नहीं। जी तो ये चीज़ देख करके बौखलाहट भी है चीन के अंदर, और वो चाहता है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए बड़ा क्लियरली है इसमें कि ये आपसी रिश्तों का जो है संबंध अशांति नहीं इससे होनी चाहिए। जी तो अशांति तो भारत ने तो कभी नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम अशांति चाहते हैं। जी इंडिया ने तो हमेशा बोला कि हम शांति चाहते हैं, और रूल्स रेगुलेशन जो आपसी बायलैटरल जो बात, और हमने भारत ने यही बोला इंडिया ने कि भाई आपसी जो हमारी इंडिया और आपसे जो चीन से जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर चलिए, जी आप उस पर ही नहीं चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब चीन की बात हो रही है तो सर ताइवान की भी बात कर लेते हैं। ताइवान की विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि ताइवान के खिलाफ चीन का खतरा जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक गंभीर है। यही नहीं, बीबीसी की एक रिपोर्ट में भी हमने देखा था, अभी एक हाल में आया कि जापान और ताइवान के आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारे देखे गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी देखिए, ताइवान के मामले में अभी आप देखिए दो बड़ी क्लियर चीज़ें हैं। अमेरिका में अभी ब्लिंकन गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी उनके चाइना गए थे जी। और जब वो चाइना गए हैं तो उन्होंने बड़ा क्लियरली वहाँ बोला कि हम अमेरिका जो है वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है जी, लेकिन ताइवान का स्टेटस को चाहता है जी। अब ये एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, आप कह रहे हो वन चाइना और फिर कह रहे हो कि नहीं इसका स्टेटस को, और चाइना क्या कहता है वन चाइना का मतलब कि ताइवान भी उसके अंडर होगा जी। और जल्दी में नहीं है। चीन ने शी जिनपिंग ने, आपने देखिए पिछले बार ही उन्होंने अपने पिछले टर्म में, एक टर्म तो अभी शुरू हुआ था पिछले साल जी, उसमें 2040 तक का गोल रखा हुआ है जी, 2040 तक ताइवान वन चाइना में होगा जी, तो ये जो अमेरिका ने ओपन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कर रखी है जी, पॉलिसी ताइवान के बारे में, जी, आप कह रहे हैं कि वन चाइना भी और दूसरा इधर आप कह रहे हैं कि इसकी स्टेटस को होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, लेकिन चाइना क्लियर है। तो इसमें जो है जो दो तीन चीज़ें हैं कि मुख्य जो चीज़ है, ताइवान को भी थोड़ा सा अभी भ्रम सा हो रहा है कि भाई होगा क्या। ओपन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसे। बीच में देखा आपने पिछले साल कितनी एक्टिविटी हुई जी। पिछले साल यूरोपियन कंट्रीज से और बाहर से तकरीबन 30 डिप्लोमेट्स और हेड ऑफ स्टेट, सीनियर डिप्लोमेट हेड ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग ब्लिंकन और ये लोग गए थे वहाँ। नैन्सी पेलोसी तो गई थी, तभी तो ज़्यादा शुरू हुआ था और इतने लोग गए थे। अब जो है डाउन प्ले हो गया है वहाँ जी, तो उसको भी लग रहा है कि है क्या जी ये चीज़। और सबसे बड़ा चीन को जो डर ये है, अगर डायरेक्टली तो कोई मदद नहीं कर रहा है ताइवान की, बट अगर कहीं बेसेस में या ऐसी चीज़ें, ताइवान ने खुद ही बोला कि बेस बनाइए हमारे यहाँ जी, जो कि हालांकि अभी ताइवान ने भी नहीं किया है, जी। अगर वो चीज़ शुरू हो गई, बेस बनना वहाँ शुरू हो गया या इनकी प्रेजेंस शुरू होगी अमेरिकन ट्रूप्स की, जो कहा जा रहा है आज की डेट में है कि अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिका कहता है कि हमारे ट्रूप्स वहाँ नहीं है, हालांकि अंडर एंड है कि उसके करीब 500 से 1000 के बीच में है, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग और बाकी फैसिलिटीज बाकी उसके लिए हैं, वहाँ पर हैं, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन अगर ट्रुप्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पर। मिलिटराइजेशन अगर हो गया ताइवान का एक्सटर्नल बाई नाटो और बाई अमेरिका, तो फिर ये चीन के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, जहाँ तक रेकी का है, एयरक्राफ्ट चीन भेजता रहा है, जहाँ तक वो आ रहा है कि उन्होंने बोला कि ताइवानीज वाटर्स के अंदर, पहले भी किया उसने, अभी भी कर रहा है, क्योंकि चीन जो ताइवान का है, ताइवान ने हर एक देश की तरफ उसको पता है कि जब कुछ होगा तो पहले तो हमें ही देखना पड़ेगा, तो अपने डिफेंसेस उसने भी शुरू कर दिए हैं जी। और सबसे पहले जो वो काम कर सकता है ताइवान, क्योंकि चीन स्ट्रांग है, तो उसको है कि डिनाइल पॉलिसी। डिनाइल मीन्स चीन को डिनाई करें कि वो अपना एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ लैंड करे जी।
न ले आए हमारे उस पर, इसलिए वो एयर डिफेंस अपना तगड़ा कर रहा है। जी उसने कहा कि शोर्स पर वो अपने फौज नहीं ले आए, जी तो वहाँ भी डिनाइल कर रहा है। वहाँ पर कई जगह उसने जो डिफेंसेस और माइंस वगैरह अपने जो सी शोर्स हैं जहाँ से उसकी आने की अंदेशा है वहाँ पर उसने लगाने शुरू कर दिए हैं, और अंडरग्राउंड बेसिस भी बनाना शुरू कर दिया ताइवान ने। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी निगरानी चीन करना चाहता है, और इसलिए अपने वो जो उसकी रेकी के लिए वो भेजे जा रहा है अपने एयरक्राफ्ट और बाकी चीज़ें वहाँ पर। दूसरा, क्वाड, पैसिफिक जो नेशंस का जो ग्रुप्स और बाकी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जापान जितना आगे बढ़ रहा है, ये सब जो एक तरह से उस इलाके में पहले नहीं था, जो थ्रेट अभी चीन देख रहा है। जी तो ये सब देख करके है, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ी सी ताइवान के बारे में जितनी एक्टिविटी पहले थी वो कम हो गई सोचना। तो जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर का इसीलिए बयान ज़्यादा आ रहा है कि लग रहा है उनको कि अभी यूक्रेन और उसके उसमें, और या यूक्रेन की भी सिचुएशन देख करके ये ताइवान पर उतना इम्पोर्टेंस लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये फैक्ट भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना करने के बाद अमेरिका या जो यूरोपियन नेशंस हैं वो पीछे हटेंगे। अगर उन्होंने बोला है ताइवान को मदद देंगे तो मदद उनको तो देना पड़ेगा इसमें। लेकिन जिस तरह ताइवान अभी चीन ने ज़्यादा रेकी करनी शुरू कर दी, बीच में आपको याद है 2 महीने पहले, पिछले महीने ये रिपोर्ट आ गई थी कि जल्दी ही चीन ताइवान के ऊपर अटैक भी कर सकता है जी। तो ऐसी ऐसी जब न्यूज आती है तो नेचुरली ताइवान को फर्क पड़ता ही है। बिल्कुल, उसकी धड़कन बढ़ना स्वाभाविक बढ़ना स्वाभाविक है उसको। और चीन का भी होना है कि भाई पता नहीं अगर वो जैसे कहीं यूक्रेन वाली हालत, अगर वो अटैक करने की सोचे, अगर ये हालत होगी फिर क्या होगा। छोटा देश समझ के बड़ी भूल करती तो वो फिर वही चीज़ यहाँ नहीं हो जी। और ताइवान ने देख लिया ऑलरेडी जी। तो वो भी अपनी, जैसे मैंने कहा कि अपनी सुरक्षा तंत्र को काफ़ी मजबूत कर रहा है और कई चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर, जिससे स्वाभाविक है कि ताइवान को लग रहा है कि उतनी ज़्यादा तवज्जो अभी उसके ऊपर नहीं आ रही जो बीच में कभी थी। जी बिल्कुल। और जब सब तैयारी कर रहे हैं तो सर भारतीय वायुसेना भी तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस साल अक्टूबर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन होने जा रहा है और इसमें कई सारे देश भाग लेंगे। और इसी से जुड़ा सवाल ये है क्योंकि हम वायु रक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो अभी जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो वहाँ पर जो भारत अमेरिका रक्षा करार हुए हैं उसमें ख़ासतौर पे जो प्रेडेटर ड्रोन है वो जो सौदा हुआ है उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने इसके सौदे के संबंध में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक नहीं की, महंगा सौदा कर लिया है, भारत को बहुत महंगा मिलने जा रहा है, दूसरे देशों को सस्ता मिलता है। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है सर, महंगा सौदा है या खरा सौदा है? नहीं जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश का अब हम दुर्भाग्य शब्द तो अच्छा नहीं लगता बोलने में, ये कि हम अपने कमेंट देने लगते हैं बिना देखे हुए हर एक चीज़, खासतौर पे डिफेंस डील्स को, खासकर बिल्कुल डील जहाँ पे हो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पूरे उसमें देखिए, अभी आप कल की न्यूज़ देखिए, बल्कि परसों ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है जी कि ये जो डील्स थी, जो ये प्रीडेटर की डील हुई है जी, ये डील उन्होंने कहा कि ये तो अभी पहले 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसकी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये कोई जो है मिडिल मैन इसके बीच में नहीं है, अनलाइक पहले जो होता था राफेल से लेके हर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, पहली चीज़। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का बेसिक चीज़ ये है कि लगभग जो जिस तरह ये चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं लेती। कंपनी से तो खैर जो है वो अपना, वो तो किसी के थ्रू भी देते हैं, बट कोई मिडिल मैन आएगा तो वो तो अपना कमीशन लेता है, बाकी चीज़ें चलती हैं, दोनों तरफ कमीशन हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट डील है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जनरली, नॉर्मली, और मुझे लगता है हमेशा सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, अगर हम किसी ब्रोकर के डायरेक्टली कंपनी से हम डीलिंग करें तो। दूसरी चीज़ ये आप देखिए, 15 जून को जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में, तब इन्होंने ये दिया था सैंक्शन कि भाई 3 बिलियन जो भी
ये है तक उन्होंने वहाँ कुछ नहीं बताया गया। ये बताया गया कि 31 हम लेंगे, 8 लेंगे, 8 आर्मी, 8 नेवी, 15 8 एयरफोर्स और 15 नेवी के लिए। ये था 31 लेना है, और तीनों इसलिए कि तीनों के अलग अलग कुछ सिस्टम्स हैं, जो माइनर चेंजेज हैं इसमें, वो लेंगे और तकरीबन ये आएगा। लेकिन ये नहीं बोला गया कितने का क्या होगा, क्या सिस्टम्स हैं, क्या नहीं है। और जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बोला है, मुझे नहीं लगता कि पूरे डिटेल में वो गए हैं कि क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं और किस वजह से वो है। हालांकि मैं नहीं कहता कि उनको पता नहीं है, उनके पास भी एक्सपर्ट्स हैं, हो सकता है मुझसे ज़्यादा लोग जानकार उनके पास हैं जो जानते होंगे। लेकिन जो भी इसके बारे में अभी आप देखिए, मोदी ने बोला है, बड़ा क्लियरली परसों स्टेटमेंट दिया है कि देखिए डील अभी फाइनल नहीं हुई है जी, ये डिस्कशन हुई है अभी, और डिस्कशन के बाद देखिए बहुत चीज़ें होती हैं। टेक्निकल इवोल्यूशन हालांकि हो चुका है, लेकिन कुछ अभी दोबारा होगा। पीएनजी होती है, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी होती है जो प्राइस नेगोशिएशन करती है। एक और भी कई चीज़ें होती हैं, सब होने के बाद में जा करके फाइनल प्राइस तय की जाती है, और फिर जो है सीसीए में, कैबिनेट कमेटी में जाती है जी ऑन सिक्योरिटी, और वहाँ जा करके फाइनल अप्रूवल होता है। तो जनरल लो है जी इस तरीके से। तो इसलिए ये कहना कि सीसीए को नहीं किया, सीसी के बिना तो ये डील हो ही नहीं पाएगी जी। तो डील अभी ना साइन हुई है ना फाइनल हुआ है जी, खाली बातचीत हुई है कि हाँ तैयारी है, तैयार हैं, और ये डील आज से तो हो नहीं रही है। अभी आपने देखिए कल का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने एक जगह नेवल चीफ का था, जहां उन्होंने इसके बारे में बताया है कि ये नया नहीं है। नवंबर 2020 में नेवी ने 2 जो है प्रीडेटर्स लिए थे ऑन लीज, जब हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं, और जब हमें ज़रूरत पड़ी 2 चीज़ें हम आएंगे कैपेबिलिटी में तब देखेंगे इसकी कि, तो उन्होंने, मैं पहले उनका स्टेटमेंट दे दूं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि नवंबर 2020 में हमने इसको लिया, 2 प्रीडेटर ऑन लीज लिए, और इसको हमने पूरा यूज़ किया, इवेल्युएट किया, और तब जा कर के इन्होंने इसके बारे में इसको एग्री किए लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, किसी सर्विस ने बोला कि नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं। सारा कुछ करने के बाद, वो पहली बार देखिए कि 2 साल यूज़ करने के बाद, ये शायद इनको पता था कि नहीं पता था, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से बोला है जी कि ये हम इस्तेमाल किए हैं नवंबर 2020 से अभी, और जो ज़रूरत हमारी थी इससे पूरी हो रही थी जी। दूसरी चीज़, जहाँ तक प्रेडेटर ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये बी है, पहले ये मार्के था, बी है, ये इम्प्रूव्ड है। तो अगर ये प्राइस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है पहले वाले की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सिर्फ ड्रोन की बात कर रहे हैं या उसके साथ जो आर्मामेंट्स और जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं जी, जैसे हमें गाड़ियों में एड ऑन मिलते हैं, यहाँ भी वो एड ऑन होता है कई चीज़ों का, तो उनके बारे में भी लिया है कि नहीं। जैसे रफाल के बारे में हुआ था, वही एड ऑन की बात नहीं कर रहे थे, वैसी बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं अभी उस बारे में गए हैं, ना इनको पता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है। हमारी जरूरत क्या थी? देखिए हमारे पास हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स नहीं थे जी। हम यूज़ क्या कर रहे हैं अभी, एक सर्चर मार्क 1 और 2 जी, जो हमने इजराइल से लिया हुआ था जी, और चूंकि मैं खुद ही उसमें सर्चर मार्क 1 हमारे अंडर में थे, हमने ऑपरेट किया, हमने प्रॉब्लम्स काफ़ी थी जी। पुराने मॉडल से स्पेयर्स नहीं मिलता था, हाँ इस्तेमाल तो कर रहे थे फिर भी, लेकिन जो क्लैरिटी और जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं मिलती थी उससे। हाइट सीलिंग उसकी कम थी, हाई एल्टीट्यूड के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं जी। फिर हमने अपना भी कुछ डेवलप किया, निशांत जी, DRDO से जो डेवलप्ड है, लेकिन उस लेवल तक हम नहीं जा पाए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं हो पा रही थी। रियल टाइम इंट के लिए हमने कुछ यूज़ किया, लेकिन बड़ा क्लियरली हमने कई जगह इस्तेमाल किया, JNK में हमने इस्तेमाल किया, एंटी मिलिटेंसी में भी, क्रॉस भी वो करने के लिए, लेकिन जितनी क्लैरिटी प्रेडेटर में है या बाकी जो इस लेवल के ड्रोन्स हैं वो हमारे उसमें नहीं थी, इनको हेल बोला जाता है। तो ये ड्रोन्स काफ़ी एडवांस हैं, जिनकी हमें ज़रूरत थी इसके बारे में, हाई एल्टीट्यूड के लिए खास करके, बिकॉज इसकी सीलिंग तकरीबन 50,000 फीट तक है जी, जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं जी वहाँ पर। फिर ये इसमें आर्म ड्रोन्स भी हैं जी,
जिसमें हमारे जो सर्चर और बाकी थे, इनमें हम नहीं वो कर सकते थे, हथियार या कुछ और नहीं फिट कर सकते, बट इसमें आर्म ड्रोन्स हैं जिसमें कुछ मिसाइल भी फिट हो सकती है जी, और एक्सप्लोजिव या बाकी चीज़ें भी हम इसमें फिट कर सकते हैं। रेकी के लिए तो ये है ही है, मल्टी मिशन है, कई टास्क हम कर सकते हैं इनसे, जी, कई मोड्स हैं इसके जो कर सकते हैं। क्लैरिटी इसके कैमरे की, बाकी जो क्लैरिटी है कंटिन्यूअस सर्वेलेंस की 35 घंटे रह सकता है। जी, तो ये चीज़ ऐसी है कि हम रेकी भी कर सकते हैं, टारगेटिंग भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। जी, रिपोर्ट्स तो खैर हमें मिल ही सकती हैं लगातार कंटिन्यूअस। और ये जो 20-30 घंटा है, जिस एल्टीट्यूड पर जितनी क्लैरिटी, इतनी हमें सेटेलाइट से भी नहीं मिल पाएगी। जी, तो इसलिए हमें इस तरह का, मैं नहीं कहूँगा यही ड्रोन, मैं कहता हूँ जी। इस तरह का ड्रोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जी, तो ये जो है मेरे हिसाब से तो इन्होंने काफ़ी सोच समझ के ही किया है। जी। और ये जो जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था, एंटी सरफेस, एंटी सी, एंटी स्काई, ऐसे ये वॉरफेयर के लिए तीनों बने हुए हैं। जो आर्मी के लिए आ रहा है एंटी लैंड वॉरफेयर है, एयरफोर्स वाला एंटी स्काई वॉरफेयर है, ऑफ कोर्स एंटी नेवी वाला जो एंटी सी वॉरफेयर के लिए है। तो उस तरह की उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से ले करके बाकी चीज़ें उसमें होंगी। जी, तो सारा डिटेल एक्चुअली इन्होंने भी, नेवल चीफ ने जो दिया कल है। अपने उसमें जी। काफ़ी डिटेल्स उन्होंने बहुत डिटेल में बताया इसके बारे में जी, कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें थी, क्या कमियां वो भी बताएंगी, और जो चीज़ें उनको चाहिए जी। स्पेसिफिक, जी। तीनों ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने बताया। उसके बाद जाकर के इसको इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। जी, तो और यही नहीं, आप ये देखिए, सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में जी, अभी जो बाढ़ और ये जितने स्लाइड्स और लैंडस्लाइड ये वो चीज़ें होती हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आफ्टर ऑल रेकी और बाकी चीज़ें ही हैं, जी, पेलोड की जगह हम कुछ और भी चीज़ें हो सकता है इस्तेमाल कर सकें वहाँ सामान भेजने के लिए। जी, तो ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, जिसमें हमारे जो अभी अवेलेबल हो सक्षम नहीं है। जी, जी, तो इस वजह से इनकी काफ़ी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो एयरबोर्न कैपेबिलिटी है वो भी मैंने बताया कि काफ़ी है। इसमें यहाँ तक कैपेबिलिटी है कि अपने आप को बचा भी सकता है जी, कुछ दुश्मन के रडार से और उसके कुछ वेपन से, सारे तो नहीं, कुछ से अपना कर सकता है। जी, तो एक कैपेबिलिटीज है जो कि हमें, जिसकी जैसे मैंने कहा जरूरत थी। और इसमें तकरीबन ये जो पेलोड है इसका तकरीबन 2170 कह रहे हैं केजी तक ले जा सकता है, जो काफ़ी एक बड़ी और अच्छी कैपेबिलिटी है। जी, अंदर बॉडी के अंदर करीब 365 किलो के आसपास है, और बैलेंस जो है 1300-1400 वो अंडर स्लंग बाहर जा सकता है। जी, तो ये कैपेबिलिटीज काफी- हैं जी, जी की बहुत बड़ी, काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज हैं। जी, रेंज इसका तकरीबन 400 किलोमीटर तक है। जी, तो आप सोचिए कि हम कितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी, अपने सी में भी, वहाँ तो हमें चाहिए हमारी जितनी हैं कैपेबिलिटी उसके लिए हमारे पास है नहीं अभी, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग जो लैंड बॉर्डर्स में तो है ही है। जी, 700 किलोमीटर तकरीबन पर आवर की स्पीड है इसकी, जी, तो काफ़ी अच्छी है काफी अच्छी है। स्पीड, जिससे कि हम ये यूज हो सकता है। जी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए, मतलब हमारे हिसाब से, जैसे बीच में इसका इन्होंने नाम इसका और भी रेपर, हंटर, किलर, ये भी नाम दिया जा चुका है, जी, बिकॉज ये जी। सारा काम कर सकता है। जी, दुश्मन को खोज भी सकता है, ढूंढ सकता है, जी, और उनको मार भी सकता है। जी, तो हंटर, किलर, मतलब इसके सब उस इलाके तक नाम दिए गए हैं। इसका मतलब कि ये आजमाइश हो चुकी है और ये काफ़ी यूज हुए हैं। जी। ये इराक में भी इस्तेमाल हुआ था, ये यहाँ अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया गया, बहुत एक्यूरेटली इस्तेमाल किया गया है इसका। जी। तो इस हिसाब से देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा मशीन गन्स भी लगा सकते हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लग सकते हैं इसके अंदर। जी। 200-250 केजी तक की पाउंड के जो बॉम्ब हैं, जी। किलो तक 225 या 30 किलो तक के बॉम्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो काफ़ी बड़ी कैपेबिलिटी है जी। जिसका आप इस्तेमाल पिन पॉइंट टारगेटिंग के लिए कर सकते हैं। जी। उसमें हेल फायर
4 हेलफायर मिसाइल्स, जो हेलफायर मिसाइल्स का नाम आपने देखा, इराक, अफगानिस्तान, सब जगह काफ़ी नाम हुआ था उसका, जो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर इसके साथ आ रही हैं तो नेचुरली कॉस्ट फैक्टर तो हर एक का है। अगर हम कहेंगे हेलफायर नहीं लेंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी जी। तो उसी हिसाब से है कि हर एक चीज़ का जिस हिसाब से जो हमने अपने हिसाब से सोचा है जी, ज़रूरतों के हिसाब से जो भी है। और ये हालांकि इतना नया नहीं है, 1996 वगैरह का ये मॉडल है जी। प्रेडेटर जिसका इस्तेमाल हुआ है, जी। जो यूज़ होता रहा है, और इसके 3 या 4 इम्प्रूवमेंट्स हो रखे हैं, नहीं कि 96 में जो आया वही चल रहा है, वही हमको मिल रहा है। इसके काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे जैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है, देखा है, उस हिसाब से होते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और एक दूसरी चीज़, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो मेंटेनेंस बेस है वो हमारे यहाँ ही बनेगा जी। पहले एक और सबसे बड़ी जो चीज़ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, हालांकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है इसमें जी, लेकिन कहा जा रहा है कि 25 से 30% फिर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसकी होगी हमारे पास जी। तो वो भी एक कॉस्ट पर, कीमत पर आता है। अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपको कीमत कम देनी पड़ेगी। रफाल में भी यही हुआ था, रफाल में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था, मेंटेनेंस सब यही बनना था, मेंटेनेंस बेस, और इसका भी यही है, मेंटेनेंस और ओवरहॉल सब भारत में, इंडिया में होगा जी। तो नेचुरली तो ये सब चीज़ें कॉस्ट में तो ये भी इंक्लूड होती हैं जी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद जैसे मैंने कहा कि उन्होंने उनको उसमें देखा नहीं है। और मैं ये भी होपफुल हूँ कि अगर आज ये बात हो रही है कि अभी देखिए करीब 7 से 8 कंट्रीज़ में यूके को लेकर के ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं अमेरिका ने बेचे हैं जी, तकरीबन 8 के पास, और किसी को ये लार्जेस्ट है, 31 जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका इंडिया को दे रहा है जी। इतना किसी ने अभी तक प्रेडेटर ड्रोन्स नहीं खरीदे हैं जी। एक किसी कंट्री ने जी। हो सकता है उनको जरूरत भी नहीं जितनी पड़ी हो जितनी की हमारी जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि अगर इतने आ रहे हैं और अगर ये उस हिसाब से बने जी, तो हो सकता है किसी टाइम प्रोडक्शन भी इंडिया में शुरू करने की जरूरत दोनों को महसूस हो। बिल्कुल, उनको लगे कि यहाँ ज़्यादा आसान है जी, और हम कर सकते हैं जी। तो एक वो भी चीज़ आगे हो सकती है जिसके बारे में हमें होपफुल रहना चाहिए। और जो मैंने बोला था MRO कॉन्सेप्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल जी, MRO कॉन्सेप्ट होता है इसमें, वो तीनों यहाँ होगा तो हमारे लिए आसानी है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बोला कि सर्चर और बाकी जो हमारे इजराइल से आए हैं, बार बार हमें इक्विपमेंट उनकी तरफ देखना पड़ता है कि वो इक्विपमेंट दें तो तब जो है हम वो स्पेयर दें, तब जा करके हमारा वो मेंटेनेंस हो। और जो MOD ने कहा है, हमारे MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि इसका कॉस्ट फाइनल नहीं हुआ है अभी, फिर भी तकरीबन 27% कम है जो अमेरिका ने बाकियों को दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब अगर इसकी बात कांग्रेस माने नहीं माने हो तो अलग की बात है जी, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं बताया है जी। और जो मैंने कहा कि बाकी एडिशनल चीज़ें इसके साथ जो आ रही हैं जी। तो अब ये सब देख करके अगर आप देखिए तो जैसे मैंने कहा अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर है, बाकी चीज़ें होनी हैं, प्राइस नेगोशिएशन होना है, कॉन्ट्रैक्ट प्लेज वगैरह कई चीज़ें होती हैं, तो सब मिला करके ये चीज़ें होनी है। उसके बाद जो है ये आएगा हमारे पास, और जब भी आ जाता है मैं तो कहूँगा जल्दी, जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा रहेगा, हमारे कैपेबिलिटी को ऐड करेगा जी। तो ये उस मामले के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है जी। तो जहाँ तक ये है जो प्रेडेटर की बात की आपने, दूसरी जो एयरफोर्स एक्सरसाइज की बात की आपने पहले, हाँ ये ज़रूर है कि एक बड़ी मेजर एक्सरसाइज ये होने जा रही है। तरंग नाम है इसका, जैसा कि नाम इन्होंने दिया है कि तरंग शक्ति, और ये अक्टूबर में होनी है इस साल। और अक्टूबर इसलिए कि देखिए कोई भी आप समझिए कि एक्सरसाइज इतनी बड़ी होगी जिसमें कि 12 देश आएंगे, 6 तो टोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 ऑब्जर्वर हैं, तो कितने एयरक्राफ्ट, मतलब जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। कहाँ करना है, किस एयरबेस से, उस समय एयर सिचुएशन, हमारी सिविल फ्लाइट्स हैं, बाकी हैं, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, काफ़ी बड़ा हो जाता है जी। इन सब चीज़ों को करने में, तैयारी करने में जी।
तो अभी गवर्नमेंट सैंक्शन फाइनल आना है, बट एयरफोर्स ने अपनी मतलब प्रिलिमिनरीज ये कर ली हैं, और चूंकि उन्होंने इस हिस्से से बात कर ली हैं। हालांकि इससे पहले एयरफोर्स एक्सरसाइज करता रहा, आपने देखा अभी जापान में गए थे, इंडोनेशिया, अपना इधर इजिप्ट, सब जगह जाते रहे, बट मैक्सिमम जो है बायलैटरल एक्सरसाइज, यूएसए में भी गए थे जी, आपने, ओके पिछली बार हम लोगों ने बात किया था जी, तो मैक्सिमम जो है बायलैटरल होती रही है, मैक्सिमम ट्राइलैटरल। बट ये जो अभी हम कर रहे हैं 6 का साथ, एक काफ़ी बड़ा वो है जो ये चलेगा, और जिसमें हर एक तरह के एयरक्राफ्ट होंगे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी होंगे, फाइटर्स भी होंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी होंगे, हेप्टर्स भी होंगे, और कई तरह के और भी होंगे जो आजकल देख ही रहे आप, ड्रोन्स और बाकी चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज पूरी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। बट ये इन सारी चीज़ों को लेकर के, और हैं कौन, देखिए आप, कंट्री जैसे नहीं है कि नॉर्मली है, फ्रांस है जी, ये, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जी, तो इनके सबके साथ मिल करके मतलब सारे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, नेशंस हैं जिनके पास ये टेक्निक्स इनकी अपनी हैं, जी, और सब जो हैं ऐसे हैं कि इन्होंने अपने अपने एयरक्राफ्ट हर जगह इस्तेमाल किए हुए हैं। हमने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने अभी तो यूक्रेन में खैर इनकी एयरक्राफ्ट तो नहीं, बट बाकी चीज़ें चली रही हैं। जी, तो वो सब देख करके ये काफ़ी, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसका फोकस क्या है, फोकस अगेन इंडो पैसिफिक लेकर के आ रहा है, जी, कि वो मैंने जैसे हम लोग बात करते पहले कि चीन को फिर भी वो होगा, जी, बट ये है, और वही कंट्रीज हैं लगभग जो वहाँ भी हैं इन्वॉल्व, जी, चाहे वो ऑकस में हैं, चाहे वो क्वाड में हैं, चाहे इंडो पैसिफिक जो ग्रुप है उसमें हैं, जी, तो वहाँ भी है। और ये कैपेबिलिटी हम अपने यहाँ भी टेस्ट करेंगे कि क्या ये चीज़ें जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हैं चीन के साथ, वहाँ पर क्या चीज़, कौन सी टैक्टिक्स किस तरह सक्सेसफुल हो पाएगी। जी, तो इसमें पायलट्स के लिए भी, जी, जो ग्राउंड्समैन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, लॉजिस्टिक स्टाफ है, सबके लिए एक बहुत बड़ी सीखने की चीज़ होती है। जी, हर एक को इसकी, उसके अलावा स्ट्रेटजिक चीज़ें जी, कि कैसे कर सकते हैं, मैनूवर की तो कई चीज़ें होती हैं जो कि इससे बहुत चीज़ें आएंगी। और अगर आप देखिए तो जैसे मैंने कहा, फ्रांस के साथ गरुड़ा, ऐसे एक्सरसाइज हम लोग काफ़ी चलते हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेस करते रहे हैं। जी, और रादर मुझे लगता है कि हमारी आर्मी है जो कि इतनी ज़्यादा हर एक जगह कई कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करती रही, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों करते रहे हैं। जी, तो एक बहुत बड़ा वो है, एक्सरसाइज है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि इससे पहले कोप इंडिया हुआ था जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स आई थी, और 3 एयरफील्ड से हुआ था, अमेरिका से आगरा, काकीनाडा, और एक और ग्वालियर किससे वहाँ से हुआ था, ये सॉरी पानागढ़ से हुआ था। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जी, जहाँ से हम लोग करते रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ और देखिए आप कि फ्रांस में जो बैसल डे होता है इनका, जी, उसमें हमारे एयरक्राफ्ट जाएंगे, कॉन्टिजेंट जाएगा, जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रखा है फ्रांस ने, जी, इसके लिए जुलाई में होना है। जी, तो वहाँ भी जाएंगे जिसमें 14 जुलाई को ये है। तो ऐसे करके आप देखिए तो एक एक्सचेंजेज हमारे काफ़ी हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें इससे हमारे एयरफोर्स को, हमारे एयर वॉरियर्स को मिलेगी अपनी कैपेबिलिटी के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें हमारा कितना मजबूत होगा, आपसी जो हम बढ़ सकते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी, हम एक दूसरे अगर जाना हुआ, एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो हम ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर अमेरिका की एयरक्राफ्ट की जरूरत हमें पड़ेगी, फ्रांस या यूके की अगर हमें इंडो पैसिफिक में करिए या चाइना बॉर्डर पर, मैं नहीं कहूँगा कि पड़े क्योंकि हम कैपेबल हैं करने के लिए, बट अगर पड़ी तो भी इंटर ऑपरेबिलिटी जो है हम कर सकते हैं कि नहीं, वो टेस्ट होगा इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि ये जो ऐसे सिर्फ फ्लाइंग नहीं होती, एक रियलिस्टिक सिनेरियो, कॉम्बैट सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर ये ऑपरेशंस होते हैं, तो भी एक बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। एयर एसेट्स हमारे पास हैं, कितने हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी टेस्ट होता है, क्योंकि एक्चुअल लड़ाई तो अभी हो नहीं रही है और सिनेरियो में हो जाती है। हम एवेल्युएट कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी कि क्या जो सिनेरियो
पेंट किया जा रहा है उसमें हम उसके कैपेबल हैं कि नहीं करने के लिए। जी नहीं है तो फिर हमको अपने आप को और स्टडी करके और एनहांस करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये देखा जाए तो काफ़ी वो है एक्चुअली, और भी कंट्रीज करती रही हैं, अमेरिका वगैरह करते रहे हैं ले करके, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ये होगा हमारे एयरफोर्स के लिए, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए और हमारे देश के लिए जी कि हम ये चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इतने एडवांस्ड एयर फोर्सेज हमारे यहाँ आकर के और ऑपरेट कर रही हैं हमारे साथ। जी और ऑपरेट क्यों कर रही हैं कि उनको भी लगा कि एक हमारा एयरफोर्स ऐसा है जिसके साथ करना चाहिए, कैपेबल हैं। जी तो ये बहुत एक अच्छी बात है। जी और मुझे लग रहा है कि इससे हम एक दो स्टेप्स आगे ही होंगे ऐसे एक्सरसाइजेज के बाद चाइना से जी और हमारी कैपेबिलिटी और ज़्यादा, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे जो क्रू हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे इस फील्ड में। जी बिल्कुल सर। और धन्यवाद सर, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से खास तौर पर वैगनर ग्रुप और उसके जैसे और जो सशस्त्र समूह हैं जो कि सरकारों के लिए भी कई बार काम करते हैं, उन पर आपने उनके इतिहास पर प्रकाश डाला विस्तार से। और ख़ास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के जो ताज़ा हालात हैं, किस दिशा में जा रहा है युद्ध, अपने पहले की तरह उसमें फिर से विस्तार से आपने सारी जानकारी दी है। चीन और इजराइल के जो संबंध हैं किस दिशा में जा सकते हैं या चीन क्या सोच रहा है, इस बारे में आपने बताया। साथ ही भारत अमेरिका रिश्तों पर जो चीन का बयान आया उसकी आपने समीक्षा की। साथ ही ताइवान के मन में जो डर बैठ गया है उसको आपने सामने रखा। और आपने जिस तरीके से बताया कि भारतीय वायुसेना जो एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास करने जा रही है बहुत से विकसित देशों के साथ, वो भारत के लिए किन मायनों में महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो हमने अभी अमेरिका से रक्षा करार किए हैं, खासतौर से प्रेडेटर ड्रोन की खरीद को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस सौदे को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि किन किन क्षमताओं से लैस होगा प्रेडेटर ड्रोन। आपने बताया कि हमने नेवी ने उसका उपयोग भी किया है और हमारे लिए वो लाभदायक भी सिद्ध रहा है, हमारे लिए उपयोगी है। ये हमने उसको 2 साल के अंदर परखा है, इस बारे में आपने जानकारी दी। तो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जिन मुद्दों को रखा है उससे हमारे पाठकों का, दर्शकों का बहुत सारा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।